नमस्कार, आपकी बात में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हितेश व्यास। हमारी आज की खास पेशकश है कटघरे में संसदीय सचिव। दिल्ली के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी संसदीय सचिव की वैधता पर तलवार लटक गई है। इसे लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर हुई है, जिसे लेकर अब कोर्ट ने सरकार और सभी संसदीय सचिवों को नोटिस भेज दिया है। संसदीय सचिवों की वैधता का फैसला तो अदालत करेगी, लेकिन ये सवाल आज हम उठाना चाहते हैं कि आखिर क्यों सरकारें नियमों को बाईपास कर अपने लिए सियासी सहूलियत तलाशने की कोशिश करती हैं। सवाल यह भी है कि अगर सचिवों की नियुक्ति शून्य हो जाती है तब क्या करेगी सरकार। संसदीय सचिवों को लेकर हाईकोर्ट एक्शन में आ गया है। नतीजा, छत्तीसगढ़ में पावर पॉलिटिक्स के प्लेयर्स में हड़कंप मच गया है। खासकर 11 संसदीय सचिवों के लिए यह खबर किसी बड़े झटके से कम नहीं है। दरअसल बिलासपुर हाईकोर्ट में प्रदेश में संसदीय सचिवों की नियुक्ति को गलत और अवैध बताते हुए एक याचिका दायर की गई है। रायपुर के आरटीआई कार्यकर्ता राकेश चौबे ने इस याचिका को दायर किया, जिसे हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने स्वीकार कर लिया है। चीफ जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच ने मामले की सुनवाई की। इसके बाद राज्य के सभी 11 संसदीय सचिवों, मुख्यमंत्री रमन सिंह और शासन को नोटिस देकर 19 फरवरी तक उनसे जवाब मांगा गया है। याचिकाकर्ता का ये कहना है कि संसदीय सचिव की नियुक्ति पहले से लाभ के पद पर बैठे व्यक्ति को अतिरिक्त लाभ पहुंचाने के मकसद से की गई है। इसमें जनहित जैसी कोई बात नहीं है। संसदीय सचिव की जो नियुक्ति है वो गैर कानूनी तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार की है और इसके पहले भी की थी, जो एक तरीके से गैर असंवैधानिक तरीके से नियुक्तियां जो है छत्तीसगढ़ में एक परंपरा चल चुकी है। उनका सारा जो लाभ के पद का जो वो है वो सारा मंत्रियों के तर्ज में दिया गया है। बंगले, गाड़ी, लाल बत्ती सारी ये कैसे दे दिया गया। दिल्ली में संसदीय सचिव को लेकर कोर्ट ने पहले ही कड़ा रुख अख्तियार किया हुआ है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी नियुक्तियों को खारिज किया जा चुका है। हिमाचल में जिस जज ने यह फैसला दिया था वो हैं जस्टिस दीपक गुप्ता। संयोगवश वही इस वक्त छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। कोर्ट के नोटिस के बाद अब सरकार का रुख क्या होगा? संसदीय सचिव बचेंगे या जाएंगे? इस मुद्दे पर विपक्ष की प्रतिक्रिया क्या होगी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो सबके जहन में उठ रहे हैं। रायपुर से तहसीन जैदी के साथ विश्वेश ठाकरे, IBC 24 बिलासपुर। जी हाँ, कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में संसदीय सचिवों का अब क्या होगा। इस मामले में अगर कोर्ट ने कोई कड़ा रुख अख्तियार किया, जैसा कि हिमाचल प्रदेश में हुआ है, तो ऐसी स्थिति में सरकार के पास क्या रास्ता बचता है। दूसरी बात यह कि चूंकि अब नोटिस दिया गया है तो सरकार इस मामले में अब क्या जवाब पेश करेगी। ऐसे तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश इसमें करेंगे। उससे पहले कुछ रिएक्शन इस पूरे मामले में निकल के आए, वो आपको सुनाते हैं। हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका को लेकर संसदीय सचिव अम्बेश जांगड़े और मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का क्या कहना है, सुनिए। तो इस प्रकार से हाईकोर्ट ने जो नोटिस जारी किया है तो निश्चित रूप से उसमें अगर हमारे नाम पे आएगा तो हम भी जवाब देंगे और सरकार से जवाब मांगेंगे, सवाल सरकार जवाब देगी ही। वो निश्चित रूप से हम माननीय न्यायालय का जो जैसा आदेश रहेगा उसका पालन करेंगे। मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में इस प्रकार का कोई समस्या नहीं है, परंतु अगर कोई भी हाईकोर्ट में जाता है तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि वो नोटिस देते हैं, सरकार से जवाब मांगते हैं, तो उसी के तहत कोर्ट ने इसको नोटिस जारी किया है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि दिल्ली में संसदीय सचिवों को लेकर जो तूफान उठा था, सियासी तूफान, वो अब छत्तीसगढ़ में भी दस्तक दे रहा है। चूंकि एक PIL दाखिल हो चुकी है और इसमें अब सुनवाई अगली होगी। नोटिस दिया जा चुका है कोर्ट की तरफ से सरकार को और तमाम संसदीय सचिवों को। ऐसी स्थिति में बड़ा सवाल ये कि क्या वाकई संसदीय सचिवों की जो व्यवस्था कायम की गई है राज्यों में अपने अपने सहूलियत के हिसाब से, क्या वाकई इसकी जरूरत है। और ऐसी स्थिति में अब चूंकि मामला कोर्ट में गया है, सरकार क्या इस मसले पर जवाब देगी, आगे क्या रुख होगा। और अगर संसदीय सचिव के इस मामले को लेकर कोई कड़ा फैसला होता है तो ऐसी स्थिति में आगे क्या रास्ता बचता है। ऐसे तमाम सवालों के जवाब तलाशने के लिए हमारे साथ में बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। मैं तारुफ करा दूं, हमारे साथ में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर साहब।
बीजेपी के विधायक देवजी भाई पटेल और पूर्व IAS अधिकारी डॉक्टर सुशील त्रिवेदी जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले देवजी भाई पटेल, मैं आपसे जाना चाहूंगा कि जब पूरे देश भर में एक नियम बना के रखा है कि हर राज्य में मंत्रियों का उसके विधानसभा सीटों के हिसाब से उसका कोटा तय किया गया है, छोटे राज्यों में 15%, बड़े राज्यों में 10%। ऐसी स्थिति में मंत्रियों की व्यवस्था होने के बावजूद भी संसदीय सचिव की अलग से व्यवस्था करना, क्या ये वाकई जरूरत है? निश्चय ही जो छोटे राज्य हैं और राज्य की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए, मितव्ययता लाने के लिए भारत के संविधान में संशोधन किया गया और 15% से ज्यादा और छोटे राज्यों में जो है 15% और बड़े राज्यों में 10% से ज्यादा संख्या नहीं होगी। ठीक है, ये मितव्ययता लाने के लिए किया गया है। मगर प्रशासनिक अगर हम वो देखें तो किसी भी राज्य को संचालन करने के लिए, हम छत्तीसगढ़ की बात लें तो हम एक तरफ प्रशासनिक सुधार की बात करते हैं और छत्तीसगढ़ में 90 विधायक हैं, उसके संख्या, सदस्य संख्या है, उसके हिसाब से 13 मंत्री बने हैं। 13 मंत्रियों में मैं समझता हूं कि प्रशासन के टोटल अगर विभागों की चर्चा की जाए तो 49 विभाग है। ठीक है, 49 विभाग को अगर हम विभाजित करें तो एक मंत्री के पास 4 विभाग आते हैं। शायद अगर हम प्रशासनिक सुधार की बात करें या हम विकेंद्रीकरण की बात करें तो ये संभव नहीं है कि एक मंत्री 4 विभाग को देख सके। इसलिए ये व्यवस्था नहीं, लेकिन पटेल साहब, पूरे देश भर में जो नियम बनाया हुआ है उस नियम के तहत तमाम राज्य जो हैं वो कहीं न कहीं बंधे हुए हैं। जो आप जैसा कि आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि 15% छोटे राज्यों के लिए जो कोटा तय किया गया, जिसके तहत मंत्रियों की व्यवस्था है, पूरा सोच समझ के खाका तैयार किया गया है। क्या उसके बाद भी इस तरह से संसदीय सचिवों की व्यवस्था कायम करना, ये उन नियमों को ओवररूल करने जैसा नहीं है? नहीं, नियमों को ओवररूल करने जैसा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ देश में जो है कई जगह जो है विधान परिषद की भी व्यवस्था है। ठीक है, तो कई राज्यों में इस तरह के विधान परिषद के माध्यम से भी जो है प्रशासनिक व्यवस्थाओं को चलाया जाता है। मगर चूंकि छत्तीसगढ़ में भी पूर्व में जो है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने यह व्यवस्था लाने के लिए प्रयास किया था विधान परिषद की, मगर उसमें संविधान की एक बाध्यता है, आर्टिकल 170 में ये डिफाइन किया हुआ है कि कोई भी विधान परिषद का गठन होगा तो विधान कुल सदस्य संख्या के जो है 1/3 से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, और मिनिमम संख्या दी है 40 होगी। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो हम विधान परिषद का गठन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी सदस्य संख्या के हिसाब से 1/3 में 30 बनेंगे और मिनिमम संख्या जो संविधान में दी है उसका हम पालन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसी परिस्थितियों में प्रशासनिक सुधार के लिए ये संसदीय सचिवों का जो है क्रियान्वयन किया गया है। और जहां तक दिल्ली और अन्य प्रदेशों की बात चली तो मैं नहीं समझता कि छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई ये लाभ के पद की या ऐसी कोई बाध्यताएं आएगी या ऐसे कोई नियमों से विपरीत किया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सुशील त्रिवेदी जी, चूंकि यहां पर साफ तौर पर अपने दे रहे हैं कि तमाम जो नियम कायदे हैं और जो संविधान के नियमों के तहत जो कुछ किया गया है, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो कि जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि मंत्रियों का कोटा हर राज्य में फिक्स किया हुआ है। यहां पर 13 मंत्रियों का कोटा है, वो कोटा पूरा हो चुका है। उसके बाद 11 संसदीय सचिव को बनाया जाना, क्या ये पूरा मामले को, इस जो नियमों को ओवररूल नहीं करता? और दूसरी बात ये कि ये क्या लाभ के पद के दायरे के बाहर हैं? हितेश जी, इसमें 3 आयाम हैं। सबसे स्पष्ट बात यह कि अभी भारत सरकार के विधि मंत्रालय ने दिल्ली के मामले में अदालत में ये जवाब पेश किया है कि संसदीय सचिव जो होते हैं वो मंत्रियों के समान ही होते हैं। अतः मंत्रियों के लिए जो संविधान की धारा 164 का के अनुसार प्रावधान किया गया उसके अंतर्गत आते हैं, अतः उसकी सीमा को पार नहीं कर सकते। और इसी आधार पर आपने बिल्कुल सही कहा कि 2005 में हिमाचल में, फिर 2009 में बंबई और कलकत्ता में, और फिर अभी हैदराबाद में 2015 में ये स्थितियां जहां पे उन्होंने कह दिया कि ये नियुक्तियां गलत है, क्योंकि ये जो पद है ये मंत्री के बराबर है, क्योंकि इनकी जितनी सुविधाएं हैं सब कुछ मंत्री के बराबर है। बिल्कुल। और जहां तक लाभ के पद को भी काफी तौर पे परिभाषित किया गया है, और उसमें मजेदार बात है कि हमारे यहाँ इसको लाभ का पद डिक्लेयर नहीं किया गया है, इसको स्पष्ट कर दिया कि लाभ का पद नहीं, किंतु ये मुद्दा यहाँ है ही नहीं। दिल्ली में बात अलग थी कि उन्होंने उसको पहले लाभ का पद बाद में डिक्लेयर किया नियुक्ति के बाद, यहाँ नियुक्ति के पहले लाभ का पद नहीं रहेगा, डिक्लेयर कर दिया। तो ये मुद्दा नहीं, यहाँ तो मुद्दा जिस बात का भी देवजी भाई पटेल जी ने कहा, ये जो संविधान की धारा 164 का है जिसके अंतर्गत
सीमा निर्धारित की गई है कि बड़े राज्यों में 10% से 15% ज्यादा या छोटे राज्यों में नहीं हो सकते, ये बात यहाँ लागू होती है। एक अगली बात है कि आखिरकार इनको क्यों नियुक्त किया जाता है। इस संबंध में बार बार हाईकोर्ट द्वारा स्पष्ट किया गया कि ये सिर्फ लाभ देने के लिए, ये जितना भी विवरण दिया गया है कि अपने जो विधायक हैं उनको लाभ देने के लिए, उनको संतुष्ट रखने के लिए ये पद बनाए जाते हैं, जबकि इन पदों के लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। संविधान मंत्रिमंडल की बात करता है, मंत्रिपरिषद की बात कहता है। और दूसरी बात, जोजी भाई ने जहां कहा कि विधान परिषद, तो विधान परिषद यहाँ बन नहीं सकती, पर जहाँ विधान परिषद है तो वहाँ अपने आप ही एमएलए या एमएलसी की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है पटेल साहब, जो बात त्रिवेदी जी वहाँ पर कह रहे हैं वही बात आपसे कि चूंकि 50 विभाग है, करीब पूरी तरह से एक मंत्री के हिसाब से उन्हें सुविधाएं मिल रही है, उन्हें गाड़ी मिलता है, गाड़ी मिलती है, गाड़ी बंगला मिलता है, उसमें डीजल की सुविधा मिल रही है, सरकारी टेलीफोन मिल रहा है, तमाम सुविधाएं मिल रही है, फिर क्यों लाभ के पद के दायरे से बाहर है? क्योंकि छत्तीसगढ़ के दायरे के हिसाब से देखा जाए तो ये आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम दूसरे राज्यों की भी बात करें, अगर सिक्किम को ले लें तो जहां पर सिक्किम में 32 सदस्य हैं, इस प्रकार अनेकों राज्य, अरुणाचल है, सब जहां पर छोटी संख्या है, अगर वहां पर भी हम संविधान के जैसा त्रिवेदी जी ने कहा कि आर्टिकल 164 में ये उल्लेखित है 10% और 15%, तो अगर वहां पर अगर राज्य का संचालन करें तो किस तरह से संचालन किया जाएगा? कहीं न कहीं इसमें हम ये परिस्थिति जन्य राज्य को संचालन करने के लिए इस प्रकार की व्यवस्थाएं आंकलित होनी चाहिए। ठीक है, मैं समझता हूं। अकबर साहब जैसे कि कह रहे हैं कि राज्य में जो व्यवस्थाएं की गई हैं कि 13 मंत्री हैं और चूंकि बहुत सारे लंबे चौड़े विभाग हैं, उसका कार्यभार इन 13 मंत्रियों से संभल नहीं सकता, इसलिए इस तरह की व्यवस्था करनी पड़ती है कि अलग से संसदीय सचिव की व्यवस्था की जाती है। आप इस पूरे मसले को क्या सोचते हैं? ये जो पूरी व्यवस्था है, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, संवैधानिक स्थिति में जो परिभाषित किया गया है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या मंत्रिपरिषद हम कह सकते हैं, उसमें उन्होंने जो उल्लेख किया है मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ठीक है, संसदीय सचिव का उसमें उल्लेख नहीं है। बिल्कुल। लेकिन विधानसभा के कार्य संचालन नियम में जब उसको परिभाषित किया गया तो उसमें आया मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री और संसदीय सचिव। ठीक है, संविधान में प्रावधान नहीं है। हाँ। लेकिन परिभाषा में इसमें उसको ले लिया गया। यदि नियुक्ति करना है तो उसके कुछ नियम कायदे होने चाहिए। जब नई सरकार का गठन होता है तो विधायक दल नेता चुन के और गवर्नर के पास नाम भेज देता है, गवर्नर मुख्यमंत्री अपॉइंट करते हैं, फिर मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रियों को गवर्नर द्वारा नियुक्त किया जाता है। इस पर्टिकुलर केस में मुख्यमंत्री जी ने एक सामान्य प्रशासन विभाग का राजपत्र में प्रकाशन हुआ और निम्नलिखित लोगों को 11 लोगों को उन्होंने संसदीय सचिव नियुक्त कर दिया। ठीक है, सवाल इस बात का है कि आज मुख्यमंत्री जी क्या इस बात की जानकारी दे सकते हैं या बता सकते हैं कि उनको मुख्यमंत्री जी ने शपथ कौन से नियम के अंतर्गत दिलवाया? बाकायदा मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री जी ने उनको शपथ कराया। ठीक है, और शपथ करने के बाद अलग अलग मंत्रियों के साथ उनको संबद्ध किया गया। संवैधानिक स्थिति नहीं होने के कारण ही अभी अगस्त 2016 में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने साफ तौर पर लिखा है कि संवैधानिक स्थिति को बाईपास करके ये संसदीय सचिवों की नियुक्ति की गई है, इसलिए रद्द किया जाता है। ठीक है, वही जो नियम है, जो कानूनी पहलू है, वो यहाँ पे भी लागू होता है और इसलिए ये जितने भी जो संसदीय सचिव हैं इनकी नियुक्ति रद्द होगी, ऐसा मैं समझता हूँ। ठीक है, ठीक है। अकबर साहब ने जो सवाल हालांकि सीधे मुख्यमंत्री जी से किया, लेकिन फिर भी पटेल साहब अगर आप कहना चाहें कि किस नियम के तहत इन्हें शपथ दिलाई गई थी? क्योंकि राज्य में चूंकि इसको संविधान के तहत जैसा अकबर साहब ने कहा कि संविधान में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है संसदीय सचिव का, मगर चूंकि विधानसभा और इसमें संसदीय सचिव का उल्लेख है, राज्य में चूंकि आर्टिकल 154 के तहत जो है राज्य की समस्त शक्तियां जो है राज्यपाल में निहित होती है और राज्यपाल राज्य के संचालन के लिए संपूर्ण तरीके से उनको अधिकार है। और चूंकि ये व्यवस्थाएं की गई, व्यवस्था करने के बाद राज्यपाल से गजट में पारित कराया गया, इसलिए मैं नहीं समझता कि इसमें किसी प्रकार की व्यवस्थाएं जो है गड़बड़ है या राज्य का ये लाभ का पद माना जाएगा, क्योंकि विधिवत अगर देखा जाए तो संसदीय सचिव को उस मंत्री की तरह कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।
ठीक है, अधिकार प्राप्त नहीं लेकिन सुविधाएं कुल मिलाकर वैसी प्राप्त हैं। इसलिए हम यहां पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्यों ये लाभ के पद के दायरे में नहीं आता। चूंकि गाड़ी मिल रही है, बंगला मिल रहा है, तमाम सुविधाएं मिल रही हैं, ऐशो आराम जैसी चीजें हैं, तमाम चीजें हैं, उसके बावजूद भी क्यों ये आखिर लाभ के पद के दायरे में नहीं आता ये पद। उसके अलावा एक बड़ा सवाल भी ये भी है कि क्या ये पद सिर्फ जनहित के लिए ही सृजित किया गया जैसा कि कहा जा रहा है, या वाकई में सत्ता की रेवड़ी बांटने के लिए इस तरह का सृजन किया गया है। इसका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद चल लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। छत्तीसगढ़ विधानसभा में साल 2006 में छत्तीसगढ़ विधानमंडल निहरता निवारण विधेयक ये जब पास किया गया तो उसके तहत संसदीय सचिव का जो पद है वो लाभ के पद के दायरे से बाहर कर दिया गया, ये नियम है। लेकिन उसके बावजूद यहां पर सवाल ही खड़ा हो रहा है, चूंकि एक जनहित याचिका लगाई गई है हाईकोर्ट में, अब उसके बाद नोटिस सरकार को दिया गया है, संसदीय सचिवों को दिया गया है, उनसे जवाब मांगा गया है कि क्यों ना ये लाभ के पद में के दायरे में आता है। जो भी आगे इसमें कार्रवाई होगी वो देखने वाली बात होगी। लेकिन यहां हम ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्यों जब सुविधाएं इन सचिवों को सारी सुविधाएं जो है एक मंत्री के स्तर की मिल रही हैं तो ये लाभ के पद के दायरे में क्यों नहीं आता। और दूसरी बात ये कि क्या वाकई में जनहित से जुड़ा मुद्दा है, जनहित के लिए इसे पद सृजन किया गया है या ये कुछ और मसला है। तीनों मेहमान बने हुए उनसे मैं चर्चा कर रहा हूं। सुशील त्रिवेदी साहब, चूंकि आप खुद इस बात का जिक्र कर रहे थे कि लाभ के पद के दायरे से हटकर अगर एक और महत्वपूर्ण बात इसे है और उसको अगर जोड़ा जाए तो वो है कि ये कहीं न कहीं सत्ता के संतुलन बनाने के नाम पर इस तरह से जो है बंटवारा कर दिया गया है, या फिर सत्ता की रेवड़ी बांटने के मकसद से भी किया गया है। क्या ये मकसद भी आपको नजर आता है इसके पीछे? हितेश जी, बिल्कुल साफ बात आपने कही है। मतलब ये पूरे हिंदुस्तान की राजनीति की ये स्थिति है। केंद्र से लगाकर नीचे तक सब जगह यही होता है कि राजनीति में संतुलन बताना बहुत ज्यादा जरूरी, चाहे क्षेत्रीय संतुलन हो चाहे जातिगत संतुलन हो, और इसकी पूर्ति के लिए काम किया जाता है। और इसके आधार पर जो मैं महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं वो यह कि अभी हाल में ही भारत सरकार के विधि मंत्रालय ने ये कहा है कि ये पद मंत्रियों के बराबर है। और जैसा कि कहा जाता है कि मंत्रियों की स्थिति 3 प्रकार की होती है, कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री और उप मंत्री। और अगर इनको आपने अपॉइंट किया गया है, वो जो 4 आधार होते हैं हितेश जी, लाभ के पद को निर्धारित करने के लिए 4 आधार होते हैं। और मुझे जो सबसे बड़ा खतरा लगता है कि अगर ये जो 2006 का नोटिफिकेशन है जिसमें सरकार ने इनको लाभ के पद से अलग रखा गया है, क्योंकि उसमें लाभ तो मिल रहा है, लाभ मिला, अगर कहीं उसको उन्होंने विचार कर लिया तो फिर इनकी जिसको कहते हैं विधायक की के रूप में भी इनका पद खतरे में पड़ सकता है। क्योंकि विधान आपने जैसे कहा, दीपक गुप्ता जी इसको डील कर चुके हैं, पूरी बात जानते हैं। यहाँ 3 बातें कि भारत सरकार की अपनी मान्यता यही है कि संसदीय सचिव जो है मंत्री पद के लिए आते हैं, इसलिए संविधान की धारा 164 का के अंतर्गत ये 15% से अधिक हो जाते हैं, पहला बिंदु। दूसरा, अगर लाभ के पद पे आधार दिया जाए तो हम जानते हैं इनको सारी सुविधाएं मंत्री के बराबर दिए जाने, अर्थात वह भी सिद्ध होता है कि लाभ के पूरे प्रकार से लाभ ले रहे हैं। और तीसरा बिंदु जो बड़ा मुद्दा है वही है कि हर राज्य में 50 विभाग 60 विभाग होते ही होते हैं, चाहे प्रदेश छोटा है बड़ा हो, और उस पर ही मंत्री पूरे उसको डील करते हैं। और बड़े राज्य की बड़ी समस्या हो जाती है, क्षेत्र बड़ा हो जाता है। इसलिए यह कहना कि हमारे पास तो विभाग ज्यादा है इसलिए हमको ज्यादा मंत्री चाहिए, बात नहीं। आपको याद होगा मत से रामचंद्र सिंह सुखदेव के पास एक बार 22 विभाग थे, 22। रामचंद्र सिंह सब कुछ जानते हैं, उनकी योग्यता भी सब कुछ। पटेल साहब, यहाँ पर एक सवाल मन में आता है कि चूंकि 13 मंत्री का कोटा पहले ही पूरा हो चुका है, उसके अलावा 11 संसदीय सचिव बना दिया जाना, क्या आपको लगता है कि वाकई में इतनी जरूरत थी? चूंकि 11 संसदीय सचिव मतलब कि 11 गाड़ियां, 11 बंगले, जो तमाम चीजें हैं, उसके बाद सुविधाएं जो उन्हें मिल रही हैं, लाभ के पद के दायरे से हालांकि भले ही एक विधेयक पास करके उन्हें बाहर किया गया, लेकिन सुविधाएं उन्हें मिल रही हैं। क्या 1 या 2 या 3 से काम नहीं चल सकता था? 11 की जरूरत वाकई में थी? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है जो मैंने कहा कि पटेल साहब से समझ लेते हैं, पटेल साहब से जी। प्रशासनिक सुधार के लिए और विभागों में विकेंद्रीकरण करने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की आवश्यकता महसूस की गई शासन ने, और उसके तहत 11 संसदीय सचिवों को बनाया गया। जहां तक सुविधाओं की बात है, क्योंकि उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है, राज्य मंत्री का दर्जा किसी भी निगम मंडल के अध्यक्ष को भी दिया जाता है, उसमें भी जो है वो सुविधाएं उपलब्ध होती है। यहाँ पर जो निगम मंडल के अध्यक्षों को भी लाभ के पद से बाहर रखा गया है छत्तीसगढ़ के।
तो ऐसी परिस्थितियों में जो सुविधाएं एक राज्य मंत्री को मिलनी चाहिए वो सुविधाएं मिल रही है। इसमें मैं नहीं समझता कि लाभ के अन्य जो है फायदे उठा रहे हैं वो संसदीय सचिव, इसलिए जो है राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए ये संख्या आवश्यक है। अकबर साहब, चूंकि आपने कहा कि जो व्यवस्था है कहीं न कहीं आपने तमाम जो उस मामले पर सवाल खड़े किए, अगर भविष्य में आपकी सरकार बनने की स्थिति कभी बनती है तो ये जो व्यवस्था चली आ रही है क्या इसमें कुछ परिवर्तन करने की दिशा में आप सोचेंगे, या जो व्यवस्था भी चल रही है इसमें कुछ और सुधार हो सकता है, कुछ हो सकता है? भविष्य में यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो संविधान के विरोध में जाकर कोई भी काम वो नहीं करेगी। और अभी जो संवैधानिक स्थिति के विरोध में जाकर जिस प्रकार से संसदीय सचिवों की नियुक्ति की गई है, तो एक बहुत बड़े पैमाने पर लाखों रुपए जो इनके ऊपर व्यय किया जा रहा है, ये शासकीय धन का दुरुपयोग है और इस पर रोक लगना चाहिए। आपकी सरकार बनी तो आप नहीं बनाएंगे पद? संवैधानिक स्थिति जो भी रहेगी उसके विपरीत जाकर कोई काम नहीं करेंगे। ठीक है। सुशील त्रिवेदी जी, मेरा आपसे फाइनल कमेंट चाहूंगा मैं कि चूंकि अब ये मामला कोर्ट में जा चुका है, सरकार का इस पूरे मसले पर अब क्या जवाब हो सकता है? और दूसरी बात यह कि अगर सरकार के जवाब से कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ तो आगे क्या स्थिति बन सकती है? अभी तक देखिए जो हाईकोर्ट के जितने भी निर्णय आए हैं और अभी जिस तरीके से देवजी भाई पटेल माननीय बात कह रहे थे, सरकार का जवाब यही हो सकता है कि हमने अपने कार्यप्रणाली में विधानसभा कार्यप्रणाली में व्यवस्था कर ली और हमको चाहिए। लेकिन मैं नहीं मानता कि जितने भी निर्णय आए हैं, कई हाई कोर्ट के आए हैं, उनके आधार पे ये तथ्य वहां पर रुक पाएगा। और ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि इनको अपने पद से त्याग देना पड़ेगा। और जो सबसे बुरी स्थिति जिसकी मैं कल्पना कर सकता हूं वो ये कि अगर उन्होंने वो जो 2006 का नोटिफिकेशन है जिसमें संसदीय सचिव के पद को उन्होंने लाभ के पद से बाहर रखा गया, जबकि उस सारे के सारे 4 मापदंड लागू होते हैं, अगर कहीं वह लागू कर दिया तो यह भी कि इनकी विधानसभा की सदस्यता भी खतरे में आ सकती है अगर हाईकोर्ट ने कहीं ज्यादा एकदम जिसको कहना है एक्सट्रीम व्यू लिया तो। और अगर साधारण व्यू लिया तो ये तो पद को जाना लगभग मेरे पास माफ कीजिए समय की कमी है, लेकिन कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जिस तरह के हालात बन रहे हैं छत्तीसगढ़ में संसदीय सचिवों की वैधता पर तलवार लटक रही है। क्योंकि हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, उसके बाद इस याचिका को स्वीकार कर लिया गया है, नोटिस दिया गया है सरकार के साथ साथ संसदीय सचिवों का। अब इंतजार है कि जवाब क्या आता है और उसके बाद देखना होगा कि इस पूरे मसले पर कोर्ट की तरफ से क्या फैसला होता है। आप तीनों स्टूडियो में आए महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें और अपडेट्स लगातार जारी हैं। नमस्कार।